अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। प्रीवियसली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। मतलब कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करें कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो, तो इन दैट केस प्रोजेक्टाइल जो होगा वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। The object thrown at certain angle with the horizontal is called oblique projectile। अब हम इस oblique projectile से related different parameters जो हैं वो find करते हैं। Displacement and velocity equation for horizontal and vertical motion of projectile। सबसे पहले हम displacement और velocity की equation जो है वो यहाँ पे derive करते हैं। Suppose a projectile is fired from a point O with an initial velocity vi at an angle theta with the horizontal as shown in figure। यानी कि यहाँ पे हम एक प्रोजेक्टाइल ले रहे हैं जिसको at a certain angle theta के ऊपर लॉन्च किया गया है with an initial velocity vi के साथ। In this case, the motion of the projectile can be studied easily by resolving it into horizontal and vertical component which are independent of each other। जैसे कि हम प्रीवियस इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे लिए जो आसानी है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो वर्टिकल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करती और वर्टिकल मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं ताकि हम इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग-अलग से डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अगर हम एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें तो जो फोर्स प्रोजेक्टाइल के ऊपर असरअंदाज हो रही है दैट इज ओनली द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो इस लिहाज से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी। या दूसरे अल्फाज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है वो माइनस जी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल को अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं इस केस में। इसके बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी आई आर वी आई एक्स इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एंड वी आई बाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट अ टाइम टी, मतलब आफ्टर लॉन्चिंग एट एनी टाइम टी। अगर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर हमें उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो अब हम यहाँ पे उन कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, वी एफ एक्स इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका वी आई कॉस थीटा है। तो हमारे पास वी एफ एक्स बराबर आ जाएगा वी आई एक्स के, जो कि वी आई कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दैट केस वी थ्रू आउट द मोशन जो है वो सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी हम उसी तरह से फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ए वाई जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू है माइनस जी, जबकि वी आई वाई आपके पास वी आई साइन थीटा है। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का रिलेशन आ जाता है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। द पोजिशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। हमने प्रोजेक्टाइल की पोजीशन डिटरमिन करनी है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, मतलब लॉन्च करने के बाद वो कहाँ पहुंचा है। तो उसके लिए भी हमें उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे सेम उसी तरह से जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में भी या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी यूज किया था। x इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे ए एक्स जो है वो जीरो है, तो ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन जो आ जाएगा वी आई कॉस थीटा इंटू टी। इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन के लिए ए वाई अब जीरो नहीं है, तो उसकी जगह पे माइनस जी आ जाएगा। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन का रिलेशन आ जाएगा वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करते हैं द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट्स से हमें इस पॉइंट के ऊपर जो है वो वेलोसिटी को
कैलकुलेट करना है एट अ टाइम t के ऊपर। इन दैट केस सिंपली हम क्या करेंगे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन but the vertical component reduces to zero at its peak of the path and again increases in the opposite direction। मतलब कि अगर हम during the motion velocity के components की बात करें तो horizontal component of velocity जो है वो throughout the motion सेम रहेगा, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से टू द टॉप ऑफ इट्स हाइट जो है वो डिक्रीज होगा और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज होता रहेगा अप टू that it will strikes the ground. The magnitude of velocity of the projectile at any instant t is given by vt is equal to vfx square plus vfy square। तो हमारे पास horizontal और vertical component of velocity at any instant जो है वो मौजूद है, तो हम इनमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब कि इनके स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो इन दोनों टर्म में से हमने वी आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया और हमारे पास वी टी का रिलेशन आ गया वी आई स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2 VIT साइन थीटा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अंदर सारी की सारी टर्म्स हमारे लिए नोन होंगी। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने लॉन्च किया है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टी जिस टाइम के ऊपर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और थीटा विद विच द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड। तो इसकी मदद से हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, tan फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई और वी एफ एक्स। अब हम यहाँ पे वी एफ वाई और वी एफ एक्स की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाई का रिलेशन आ जाएगा tan इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और वी आई कॉस थीटा। नेक्स्ट है जी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मतलब कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम देखना चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैव। The shape of the path of the projectile can be found by mathematical equation from equation of horizontal displacement x is equal to vixt is equal to vi cos theta into t. We get t is equal to x over vi cos theta। अब हमारे पास vertical displacement का रिलेशन है y is equal to vi sin theta t minus half gt square। तो vertical component of displacement के फॉर्मूला के अंदर टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है रिलेशन बनता है y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी ओवर 2 vi cos थीटा होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। Since g theta and vi are constant, the above equation is in the form of y is equal to ax minus bx square, where a is equal to tan theta and b is equal to g over 2 vi cos theta whole square। The above equation is equation of parabola, therefore the path of the projectile is parabola। तो यहाँ से भी हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है that is the equation of parabola, so the path of the oblique projectile is also parabolic। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं जी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। फॉर मैक्सिमम हाइट, चूंकि हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं, इनिशियल vertical component of velocity है, at the top of its height the vertical component of velocity becomes 0, जबकि a y जो है हमारे पास माइनस जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो माइनस जी, जबकि हाइट हमें रिक्वायर्ड। हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी vi square sin square theta over 2g, that is the relation of the vertical height reached by the projectile। Next is the time of flight of a projectile। The time during which the projectile remains in the air is called time of flight। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, the time during which the projectile comes to the same level as that of point of projection। मतलब ये कि जितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, या दूसरा जहां से आपने इसको लॉन्च किया है जब दोबारा उसी लेवल पे वापस आ जाए तो हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं। During the time of flight, the projectile comes back to the same level, so the height of the projectile becomes 0
and the initial vertical component velocity is vi sine theta. So by using the second equation, after substituting the values, we will get 0 is equal to vi sin theta into t minus half gt square. अब इन दोनों में से हम t को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, या तो t इज इक्वल टू 0 होगा या ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो हमारे पास t इज इक्वल टू 2 vi sin थीटा ओवर g। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास टाइम की दो वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू जो है टाइम की जहाँ पे वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे था तब उसका लेवल 0 था, और जब दोबारा उसी लेवल पे वापस आ गया तो वो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लेगा। The time during which the projectile reached to its maximum height can be calculated as when the projectile launched and reached to its maximum height, its initial and final vertical velocities are vi is equal to vi sin theta and vfy is equal to 0. At maximum height, the vertical component of velocity becomes 0. Now, by using first equation of motion, after substituting the values, we will get t is equal to vi sin theta over g. यहाँ पे कैपिटल टी इसलिए यूज किया गया है क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है, तो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज वी आई साइन थीटा आवर जी। अब अगर आप गौर करें, दैट टाइम इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हम इसी टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि दैट इज हाफ ऑफ दैट टाइम, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 vi sin थीटा ओवर g। अगर आप देखें तो दैट इज द सेम टाइम ऑफ फ्लाइट एज वी हैव कैलकुलेटेड बिफोर। नेक्स्ट है जी रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब जहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है और वहां से वो हॉरिजॉन्टली कितना फासला कवर कर रहा है वो आपकी रेंज कहलाती है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेट r be the range of the projectile after time t, that will be the time of flight। मतलब जितनी देर में प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उतनी ही देर में वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, और वही टाइम जो है वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहलाता है। As the horizontal velocity of the projectile remains constant, so we can get the range of projectile by simply multiplying it with time of flight। चूंकि horizontal velocity जो है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है तो दैट विल बी द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास टाइम हो और हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल हम उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रेंज का रिलेशन बनता है 2vi स्क्वायर sin थीटा cos थीटा ओवर g। तो यहाँ पे vi स्क्वायर और 2 को मैंने sin थीटा और cos थीटा के साथ लिख दिया तो हमारे पास एक ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन जाती है जो कि sin 2 थीटा के बराबर होती है। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला आ जाएगा vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, यानी किस सिचुएशन में हमारे प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी। जैसे कि हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को चाहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे vi स्क्वायर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, g दैट इज आल्सो कांस्टेंट, नॉट द रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। मतलब ये कि रेंज जो है वो डिपेंड कर रही है sin 2 थीटा की वैल्यू के ऊपर। तो आपको पता है sin जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब है sin 2 थीटा को 1 होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए। तो यहाँ से हम थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 आपका 90 डिग्री, तो इन दैट केस थीटा अगर आप निकालें तो दैट इज 45 डिग्री। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर लॉन्च करते हैं तो हमारी रेंज जो है वो मैक्सिमम आएगी। Therefore the maximum horizontal range is, मतलब कि हमने यहाँ पे sin 2 थीटा की जगह पे 1 पुट कर दिया है तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला बन गया vi स्क्वायर ओवर जी। मतलब ये कि अगर हमसे कोई कहता है कि जी इनिशियल वेलोसिटी ये है
तो इसकी मैक्सिमम रेंज निकालें तो आप सिंपल डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर देंगे, आपको किसी एंगल की ज़रूरत नहीं होगी। दैट इज़ अंडरस्टूड, द रेंज विल बी मैक्सिमम एट अ 45 डिग्री। सो R इज इक्वल टू R मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। मतलब कि अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं और हमारे पास मैक्सिमम रेंज मौजूद है तो हम साइन 2 थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट है जी रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला आपके पास है वी आई स्क्वायर ओवर जी, जबकि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला आपके पास वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 ओवर 2g। क्योंकि हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर एंगल आपका 45 डिग्री होता है, तो इसका मतलब हाइट के लिए भी हम एंगल जो है वो 45 का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने साइन 45 की वैल्यू को पुट कर दिया है और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो h इज इक्वल टू आर मैक्सिमम ओवर 2 इंटू 1 ओवर 2, तो इन दैट केस आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 4h। मतलब ये कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर लॉन्च करते हैं तो इन दैट केस उसकी जो रेंज है उसकी हाइट के मुकाबले में 4 टाइम्स जो है वो होगी। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर कंप्लीमेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। कंप्लीमेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से मुराद क्या है कि जिन दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। लेट्स से r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g हमारी रेंज है, तो फॉर द complementary angle of elevation the range will be the same for theta and theta minus 90. The value of sin 2 theta and sin 180 minus 2 theta are same. मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है जिसका इनिशियल एंगल थीटा है और एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है जिसका इनिशियल एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा है। तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए इन एंगल्स के ऊपर जो रेंजेस आएंगी वो बराबर आएंगी, क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द एंगल एक्सीड एंड शॉर्ट इक्वली फ्रॉम 45 डिग्री। मतलब ये कि अगर हम 45 से इक्वल अमाउंट ऑफ एंगल को कम करते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ एंगल को बढ़ाते हैं तो इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो रेंजेस आएंगी वो बराबर आएंगी। लेट्स से इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है लेट्स से 45 डिग्री के ऊपर और उसके बाद हमने अल्फा एंगल को रिड्यूस किया है और अल्फा एंगल ही इंक्रीज किया है। तो अब हम इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंजेस को कैलकुलेट करते हैं। रेंज का फार्मूला आपको पता है, तो फॉर एंगल 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा 2 theta is 90 plus 2 alpha and 90 minus 2 alpha respectively. The value of the sine 90 plus 2 alpha and sine 90 minus 2 alpha are the same and are equal to cos of 2 alpha. Therefore, ranges are equal for elevation which exceed or fall short of 45 degree by equal amount of alpha. तो ये था जी आपका oblique projectile और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर की वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइंदा आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।